Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। आज भी हम लोग कुछ प्रश्न लेकर उपस्थित हुए हैं जो मॉडर्न हिस्ट्री का है, जो मॉडर्न इंडिया का है, और इसको हम लोग देखते हैं। एक ओर से 20 प्रश्न है, जैसा कि आप जानते हैं हम 20 प्रश्न लेकर आते हैं, लेकिन वो जो 20 प्रश्न होते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। तो चलिए आज इसका स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर से क्या है क्वेश्चन। एक नंबर प्रश्न है, भारत में आंग्ल फ्रेंच शत्रुता में निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई निर्णायक सिद्ध हुई। मतलब कि भारत में आंग्ल फ्रेंच जो शत्रुता हुई, तो आंग्ल और फ्रेंच शत्रुता में, ठीक है ना, आंग्ल और फ्रेंच शत्रुता में कौन सी लड़ाई निर्णायक सिद्ध हुई, अर्थात निर्णायक सिद्ध कौन सी लड़ाई हुई आंग्ल और फ्रेंच में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात वेंडिवास का युद्ध, है ना। वेंडिवास का जो युद्ध हुआ, यह जो आंग्ल और फ्रेंच शत्रुता में निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई निर्णायक सिद्ध हुई, तो आंग्ल फ्रेंच के बीच जो वेंडिवास का युद्ध हुआ वह निर्णायक सिद्ध हुई, वह निर्णायक सिद्ध हुई। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं क्या है। 2 नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से, है ना, निम्नलिखित में से किस वर्ष 26 जनवरी का दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। मतलब वह ईस्वी सन बताना है ना। निम्नलिखित में से किस वर्ष 26 जनवरी का जो दिन था वह स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया। तो इसका सही आंसर है 1930, है ना। 1930 एक ऐसा वर्ष है जब 26 जनवरी का दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया। तो निम्नलिखित में से किस वर्ष 26 जनवरी का दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया, तो आंसर रखना है 1930। 1930 का जो 26 जनवरी है वह दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है मित्र कि बंगाल में राजस्व का इस्तेमारी, बंगाल में राजस्व का इस्तेमारी बंदोबस्त, इस्तेमारी बंदोबस्त जो है इसी को अस्थाई बंदोबस्त कहा गया है ना। इस्तेमारी बंदोबस्त को क्या कहा गया है, तो इसको अस्थाई बंदोबस्त कहा गया है। तो बंगाल में राजस्व का इस्तेमारी बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था, तो इसका जो सही आंसर है यह लागू किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। किसके द्वारा, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या कहा गया है कि बंगाल में राजस्व का इस्तेमारी बंदोबस्त अर्थात अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था, तो यह लागू किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। किसने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। यह किसने कहा था, है ना, यह किसने कहा था, इस समय मध्य रात्रि होते ही जब संसार सो रहा है, भारत जीवन तथा स्वतंत्रता के लिए जाग उठा है। अर्थात यह कथन किसका है आपको यह बताना है। क्या कहा कि यह किसने कहा था, है ना, यह किसने कहा था कि इस समय मध्य रात्रि होते ही जब संसार सो रहा है, भारत जीवन तथा स्वतंत्रता के लिए जाग उठा है। इसका सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी। यह किसका वचन है, तो यह जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ठीक है, तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। इस समय मध्य रात्रि होते ही जब संसार सो रहा है, भारत जीवन तथा स्वतंत्रता के लिए जाग उठा है, यह जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। प्रश्न संख्या 5 पर आते हैं और प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं क्या है। भारत में अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था। भारत में अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था, तो यह जो है इसका सही आंसर होगा जे.ए. हिकेस। किसने, जे.ए. हिकेस ने भारत में अंग्रेजी समाचार पत्र पहला शुरू किया। भारत में अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया, तो यह ऑप्शन नंबर सी। किसने, ऑप्शन नंबर सी, अर्थात जे.ए. हिकेस ने। जे.ए. हिकेस ने भारत में अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र शुरू किया। अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया, तो जे.ए. हिकेस ने। आते हैं प्रश्न संख्या 6 पर। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं क्या है मित्र, शुरू करते हैं। किस गवर्नर जनरल के काल में, किस गवर्नर जनरल के काल में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था। अर्थात उस गवर्नर जनरल का नाम आपको बताना है जिसके समय में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया। तो इसका जो सही आंसर है वह है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के समय में जो है ना, लॉर्ड डलहौजी जब गवर्नर थे तो उसी के काल में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया। तो पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में कब मिलाया गया, तो लॉर्ड डलहौजी के काल में। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। 7 है, निम्नलिखित में से किसको डेजर्ट फॉक्स कहा जाता है। अर्थात डेजर्ट फॉक्स के नाम से किसको जाना जाता है, डेजर्ट फॉक्स के नाम से
जनरल रोमेल को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? जनरल रोमेल को। जनरल रोमेल को डेजर्ट फॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। और यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको डेजर्ट फॉक्स के रूप में जाना जाता है? तो यह जनरल रोमेल को डेजर्ट फॉक्स के रूप में जाना जाता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है ना, मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल कौन था? है ना, क्या कह रहा है? मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल कौन था? तो मदुरई तक सफलतापूर्वक पहुंचने वाला दिल्ली का जनरल कौन था? तो इसका सही आंसर है मलिक काफूर। कौन था? तो यह जो इसका राइट आंसर है मलिक काफूर, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। मलिक काफूर जो है यह मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल था, है ना। यह एक ऐसा दिल्ली का जनरल था जो मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ने में सक्षम था। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या है, पढ़ते हैं इसको। भारत सरकार अधिनियम 1919 को, भारत सरकार अधिनियम 1919 को एक और नाम से भी जाना जाता है। वह नाम कौन सा है? तो वह नाम है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। अर्थात भारत सरकार अधिनियम 1919 को एक और नाम से जाना जाता है, और यह जो भारत सरकार अधिनियम 1919 है इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। सविनय अवज्ञा और करों का भुगतान, सविनय अवज्ञा और करों का भुगतान न करने के लिए महात्मा गांधी को प्रेरणा किससे मिली? है ना, क्या कह रहा है? सविनय अवज्ञा और करों का भुगतान न करने के लिए, मतलब सविनय अवज्ञा कीजिए और करों का भुगतान नहीं कीजिए। यह करने के लिए महात्मा गांधी को प्रेरणा किससे मिली? अर्थात उनको जो ये प्रेरणा मिली कि हम सविनय अवज्ञा आंदोलन करेंगे और साथ ही साथ करों का भुगतान भी नहीं करेंगे, तो यह प्रेरणा जो उनको मिली है यह मिली है हेनरी डेविड, है ना, हेनरी डेविड थोरिऊ, हेनरी डेविड थोरिऊ के अनुसार। किससे मिली प्रेरणा? हेनरी डेविड थोरिऊ, हेनरी डेविड थोरिऊ। सविनय अवज्ञा भी करेंगे और करों का भुगतान भी नहीं करेंगे। यह प्रेरणा गांधी जी को हेनरी डेविड थोरिऊ से मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। 11 में क्या कह रहा है? गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने के लिए निम्नलिखित में से कौन गया था? दक्षिण अफ्रीका, है ना, साउथ अफ्रीका में गांधी जी से मिलने के लिए कौन गया था? तो इसका सही आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले। कौन गए थे? गोपाल कृष्ण गोखले दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी से मिलने के लिए गए थे। यह बहुत ही अच्छा प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका में गांधी से मिलने कौन गए थे? गोपाल कृष्ण गोखले। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। देखिए 12 में क्या कह रहा है? भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? भारत की जो संविधान सभा हुई उस संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो भारत की संविधान सभा का जो संवैधानिक सलाहकार था वो थे सर बी.एन. राव। कौन थे? सर बी.एन. राव। ऑप्शन नंबर सी राइट है, सर बी.एन. राव। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा इसका, है ना, कि भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार सर बी.एन. राव थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। क्या कह रहा है? स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? स्वतंत्र भारत की लोकसभा का और पहला अध्यक्ष कौन था? तो स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? तो इसका सही आंसर है जीवी मावलंकर। कौन है? जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर जी हैं, ये स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवी मावलंकर स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं और क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या है। नमक सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? नमक सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो यह 1930 अर्थात 1930 में। नमक सत्याग्रह कब हुआ था? 1930 में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नमक सत्याग्रह 1930। कोलकाता विश्वविद्यालय, है ना, कोलकाता विश्वविद्यालय किस शैक्षिक रिपोर्ट के माध्यम से अस्तित्व में आया था? यह जो कोलकाता विश्वविद्यालय है यह किस शैक्षिक रिपोर्ट अर्थात कोई शैक्षिक रिपोर्ट के माध्यम से अस्तित्व में आया था, उस शैक्षिक रिपोर्ट को बताना है। तो यह है वुड का डिस्पैच। वुड का डिस्पैच जो है यह एक शैक्षिक रिपोर्ट है और इसी के माध्यम से, वुड का डिस्पैच के माध्यम से, है ना, कलकत्ता विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कलकत्ता विश्वविद्यालय किस शैक्षिक रिपोर्ट के माध्यम से अस्तित्व में आया था? तो वुड का डिस्पैच एक शैक्षिक रिपोर्ट थी
जिसके माध्यम से कलकत्ता विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया था। क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। देखिए क्या है, भारत में राजस्व एकत्र करने के अस्थायी बंदोबस्त की प्रणाली शुरू की गई है ना। भारत में राजस्व एकत्र करने की अस्थायी बंदोबस्त की प्रणाली शुरू की गई थी, और यह जो है शुरू की गई थी किसके द्वारा? तो इसका सही आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा। किसके द्वारा? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा। यह आंसर राइट है, डी नंबर। लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा भारत में राजस्व एकत्र करने की, है ना, राजस्व एकत्र करने के अस्थायी बंदोबस्त की प्रणाली की शुरुआत हुई। भारत में राजस्व अर्थात कर एकत्र करने की जो अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत हुई वह किसके द्वारा हुई? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। कह रहा है 17 नंबर, फरवरी 1928 में भारत आने वाले साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन भारत कब आया? फरवरी 1928 में। फरवरी 1928 में भारत आने वाले साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था, क्योंकि अब जो साइमन कमीशन फरवरी 1928 में भारत आया, इसका बहिष्कार भारत में हुआ। साइमन गो बैक, अर्थात साइमन कमीशन वापस जाओ। यह किसने, यह जो है, यह बहिष्कार क्यों किया गया? तो यह जो है उसके सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए इसका बहिष्कार किया गया। ऑप्शन नंबर ए राइट है, ऑप्शन ए इज राइट। क्या है? क्योंकि जो फरवरी 1928 में भारत में साइमन कमीशन आया, उसमें जितने भी सदस्य थे वो सभी सदस्य क्या थे? अंग्रेज थे। साइमन कमीशन का सारा सदस्य क्या थे? अंग्रेज थे। और यह भारतीयों को अच्छा नहीं लगता, किसी को भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आप अगर यदि सिर्फ एक ही संप्रदाय के लोगों से बना रहे हैं तो बाकी पर वह जो है बाद में शोषण उसका कर सकता है। इसलिए लोगों ने इसका विरोध किया और साइमन गो बैक का नारा भी लगाया, साइमन कमीशन वापस जाओ, जिसके तहत लाला लाजपत राय का आप जानते ही हैं कि उनके सर पर लाठी का प्रहार हुआ और उनकी मृत्यु हुई। तो फरवरी 1928 में भारत आने वाले साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया, क्योंकि उसके सभी सदस्य अंग्रेज थे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। विभाजन परिषद का अध्यक्ष कौन था? विभाजन परिषद का अध्यक्ष बताना है। विभाजन परिषद का अध्यक्ष कौन था? तो विभाजन परिषद का अध्यक्ष लॉर्ड माउंटबेटन था। कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। यह जो है विभाजन परिषद का अध्यक्ष था। तो याद रखना है, विभाजन परिषद के अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है। गांधी को, है ना, गांधी को सविनय अवज्ञा की प्रेरणा किसकी रचनाओं से मिली थी? अर्थात गांधी जी ने जो सविनय अवज्ञा आंदोलन की स्थापना की, सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू किया, तो उस आंदोलन की प्रेरणा उसको कहाँ से मिली? किसकी रचना से मिली? अर्थात किसकी रचना में उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन को पढ़ा? तो इसका सही आंसर है हेनरी डेविड थोरियू। यह क्वेश्चन एक बार और आज हम पहले बता चुके हैं, हेनरी डेविड थोरियू। तो हेनरी डेविड थोरियू की रचना में उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन को पढ़ा और उसकी प्रेरणा से उन्होंने भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन को मूर्त रूप, साकार रूप भी दिया। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 है कि पाकिस्तान का विचार सबसे पहले किसके मन में आया? सबसे पहले जो पाकिस्तान अलग हो या पाकिस्तान एक अलग मुल्क बने, एक अलग राष्ट्र बने, इसका विचार सबसे पहले किसके जहन में आई, अर्थात किसके मन में आई? तो इसका सही आंसर है मोहम्मद इकबाल के मन में। मोहम्मद इकबाल का पाकिस्तान का विचार जो है सबसे पहले किसके मन में आया? तो यह मोहम्मद इकबाल के मन में आया। पाकिस्तान का विचार सबसे पहले मोहम्मद इकबाल के मन में आया। और आज हम लोगों ने 20 प्रश्न को देखा। ठीक इसी प्रकार हम फिर अगला वीडियो आपके सामने लेकर उपस्थित होंगे। सिर्फ अपना प्यार, अपना स्नेह और अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। धन्यवाद। यही वीडियो को एंड करते हैं, और अगर वीडियो देखते हैं तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि इससे उनका भी भला होगा, आपका भी भला होगा और हमारा भी भला होगा। धन्यवाद।